तो हेलो दोस्तों, फिर से नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 2 लूसेंट हिंदी का। इसमें हम लोग पढ़ने वाले केवल जो मेन पॉइंट है उन्हीं को हम फोकस करेंगे और इधर उधर की बातें हम ज़्यादा नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछा जाता है भाषा जो है, भाषा किससे मिलकर बना है? तो भाषा संस्कृत के भाष्य शब्द से मिलकर बना है। देखो, भाषा एक तरह से क्या होता है, बोलना। आप अपने शब्दों को बोलते हो, किसी को बताते हो, उसको भाषा आप कहते हो। ठीक, तो भाषा का अर्थ होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। अब यहाँ पर जो वर्णमाला है, यहाँ पर पहले ही 2 क्वेश्चन फंस जाते हैं पेपरों में। ठीक है, वो 2 क्वेश्चन आपको बताता हूँ, दिमाग लगाना है आपको, बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे। क्या होता है? पहला होता है भाषा की सार्थक इकाई। बहुत बच्चे कहेंगे भाषा की सार्थक इकाई। बच्चे कहेंगे भाषा की सार्थक इकाई, तो सर वो तो वर्ण होता है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, तो भाषा की सार्थक इकाई भी वर्ण होगी। यही चीज़ें आपके दिमाग में गलत होता है। क्या कहा? भाषा की सबसे छोटी इकाई वो वर्ण है बच्चों, और भाषा की सार्थक, जहाँ पर सार्थक जिसका कोई अर्थ निकले वो केवल एक वाक्य में होता है, ना कि वर्ण। वर्ण क्या होगा समझो, वर्ण तोड़ा जाता है। जब राम को तोड़े जाते हैं तो उसमें कहा जाएगा आपके वर्ण कितने, तो 4 वर्ण होते हैं राम में। जैसे ये देखो, र आ म अ, समझ में आया? इस तरह से उसमें 4 वर्ण होते हैं। ठीक, अब देखो मैंने क्या कहा आपसे, समझ में आओ, समझ आओ, ये समझने की बात है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य कहलाती है। सार्थक इकाई वाक्य। अच्छा, वाक्य से छोटी उपवाक्य, उपवाक्य से छोटा पदबंध, पदबंध से भी छोटा, जब बांध दिया उससे भी छोटा क्या बनेगा? खाली बंद है ना, तो बंद को हटा दो, फिर पद बन गया। पद ही शब्द कहलाता है। उसके बाद लास्ट होता है अक्षर, अक्षर के बाद वर्ण होता है। ये सीरीज क्या है? ये देखो, छोटे से बड़ा ना होके बड़े से छोटे की सीरीज चल रही है। छोटा कह रहा है, सबसे बड़ा वाक्य। ठीक है, देखो, अगर सबसे छोटी पूछा जाएगा तो वर्ण हो गया, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि। और अगर भाषा की सार्थक इकाई जिसका कोई अर्थ निकले, तो आपको वहाँ पर क्या देखना है? अच्छा, वो तो वाक्य है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद को हटा दो, सॉरी बंद हटा दो, पद आ गया, पद को शब्द कहते हैं। और पद से छोटी इकाई क्या होगी? अक्षर। अक्षर के बाद वर्ण बनता है। देखो, अक्षर ये रहा भाई, ये जब राम की बात करते तो 2 अक्षरों से मिलकर बना है और 4 वर्णों से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे राम होता है ना, जैसे ये राम है, तो याद रखना बच्चों, यहाँ पे जो रो होता है आधा लिखा जाएगा, फिर आ लिखा जाता है, फिर प्लस लगाए, फिर मो लिखा जाएगा। हलंत ऑब्वियसली दोनों में लगेगा, इसमें भी हलंत लगता है रो, रो में। इसका हलंत का मतलब क्या होता है पता है? आधा रो। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना, अब स्टार्टिंग है। देखो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर, इंपॉर्टेंट चीज है वर्णमाला। आखिर वर्णमाला क्या है? देखो, आपको इसमें इस तरह से याद करना है कि दोबारा हमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, एक बार देख लो बस। ठीक, तो वर्णमाला, अब वर्णमाला जब आएगा तो माला आप ध्यान रखना। माला क्या होता है? एक जो कोई भी वो है ना, क्या कहते हैं, फूल, उसका एक व्यवस्थित रूप होता है ना। जब तक वो व्यवस्थित रूप नहीं बनेगा तो याद रखना माला नहीं बनेगी। तो वर्णमाला क्या होगा? वर्णों का एक व्यवस्थित रूप। क्या? वर्णों का एक व्यवस्थित रूप क्या कहलाएगा? वर्णमाला। समझ में आया? वर्णमाला वर्णों का एक व्यवस्थित रूप। ठीक है, वो वर्णमाला कहलाता है। अच्छा, अब वर्ण, अगर केवल वर्ण की बात करते, क्या बोला? वर्ण क्या होता है? वर्ण देखो क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। क्या? देखो लिखा भी है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या ध्वनि कहलाती है। आपका क्वेश्चन जो है ना, टीचर क्या पूछेगा? देखो, आपसे क्वेश्चन टीचर इस तरह से पूछता है कि बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। अब आपको वहाँ ऑप्शन दिए जाएंगे, क्या ध्वनि है, क्या वाक्य है। और देखो, अगर वो ध्वनि और वर्ण देगा तो उन दोनों में से आपको पता है ध्वनि और वर्ण दोनों क्या है? भाषा की छोटी इकाई है। लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से कंफ्यूज नहीं करे, या तो वर्ण देगा या ध्वनि देगा आंसर में। तो ऑप्शन देगा वाक्य, शब्द, वर्ण या फिर पदबंध। बताइए आपका इसमें से ऑप्शन कौन सा है? लिख गया? 4 टॉपिक मिल गए, 4 ऑप्शन मिल गए। आपको याद रखना पड़ेगा, या तो वर्ण होगा या फिर अगर ध्वनि होगा तो ध्वनि लगाना। ठीक, अब देखो 2 शब्द, एक वर्ण होता है। ठीक, अगर हम कहते हैं ध्वनि वर्ण का उच्च, अच्छा ध्वनि क्या होता है? ध्वनि का मतलब होता है हम बोल लें। अब बोल लें तो वर्ण तो निकल लेना, तो ध्वनि होता है वर्णों का मौखिक रूप। क्या? मौखिक रूप। ठीक, अगर वहीं पर
वहीं पर अभी हम वर्ण किसकी बात, ध्वनि की बात करें, अगर वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण क्या होते हैं, ध्वनि का लिखित रूप होता है। वर्ण आया तो लिखित समझ में आना चाहिए, वर्ण क्या है, लिखित हो गया। अब उसके बाद आता है, देखो वर्णमाला इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। ये पूछा जाता है इस तरह से नहीं, आपसे पूछेगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहलाता है। अब ऑप्शन दे देगा, ये समझो। देखो ये नहीं कहता, ये अलगे जी में थोड़ा ना पढ़ रहे हो कि, या 12th में 11th में थोड़ा ना पढ़ रहे हो आपसे कि का वर्णमाला क्या है बच्चों, आप कहोगे सर वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला, नहीं, ये चीज़ें नहीं कहा जाता है। यहाँ पेपर के हिस्सा, क्वेश्चन पेपर जो है इस तरह से बनता है ऑप्शनल, कि भैया वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। तो वहाँ पे आपको 4 भागों में ऑप्शन दिए जाएंगे, तब आपको वहाँ पे वर्णमाला क्या करना होगा, टिक मारना होगा, तब जाके तुम्हें नंबर मिलेंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद आता है हिंदी। अब आपसे पूछा जाएगा, बताइए अगर 2 चीज़ें होती, एक लिखित रूप होता है, एक मौखिक रूप। लिखना, अगर हम जब लिखते हैं व्यंजनों को तो वो कितने होते हैं, और जब हम मौखिक मुँह से बोलें तो व्यंजन कितने होते हैं। समझ में आया, लिखित और मौखिक। अब देखो जब हम उच्चारण के आधार पर बोलेंगे, अब यार उच्चारण है, उच्चारण के आधार में हम केवल कितना कहेंगे, 45। क्या कहा मैंने, अगर उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या पूछा जाएगा, याद रखना 45। 45 कैसे, 13 स्वर हुए और 35 व्यंजन। व्यंजन हमेशा फिक्स रहते, 35 व्यंजन ही रहेंगे, व्यंजन कभी आपके ऊपर नीचे नहीं होंगे, व्यंजन 35 ही रहेंगे, समझ लो, 3 बार बोल चुका हूँ। ओके सर, समझ गए। अच्छा, लेखन के आधार पर 52। जब हम लिखेंगे तो भैया हम तो कुछ भी लिख सकते हैं। एक चीज़ बताओ, जब तुम किसी का पेपर देते हो तो आप कुछ भी लिख लेते हो ना, उसमें आपकी मर्जी है भैया, वहाँ आपको कोई टोक ना टोक, मुंह से अगर बोलोगे तो केवल 45 ही बोलोगे, वहाँ पे आपको टोक दिया जाएगा, दूसरा सुन रहा है, अरे लिखने में हम कितने लिख लें, लेकिन उसके लिए लिखने का लिए भी एक 52 है, उससे ऊपर आप नहीं लिख सकते हो। अब यहाँ पे कैसे याद करें कि भैया मौखिक है तो मुंह से बोलना है, तो उस टाइम पे केवल 45, लिखित है 52। 52 को भी तो अब स्वर और व्यंजन कितने होंगे, देखो मैंने कहा आपसे व्यंजन 35 ही रहेंगे, व्यंजन कभी चेंज नहीं होंगे, व्यंजन 35 रहेंगे। अब यार तो स्वर, स्वर चेंज होंगे, स्वर क्यों चेंज होंगे सर, याद रखना स्वरों में जब हम उच्चारण के आधार पर बोलेंगे केवल 10 स्वर होंगे। अब 10 स्वर कौन से होंगे, उस टाइम पे ऋषि और अंग और औ इन दोनों को नहीं लिया जाता है, जब मैं उच्चारण की बात करूं, सुन लो। उसके बाद जब आपसे कहा लेखन के आधार पर, तब 13 में ऋषि अंग और औ सबको जोड़ दिया जाता है, वो होते हैं 13, इस तरह से बनता है। हो गया, ओके। और अब यार 4 तो फिर भी बच गए, तो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन आपको अभी बताया जाएगा, कोई टेंशन ना लो कि इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, आपको समझ में आनी चाहिए बस। ठीक है, अब देखते हैं यार स्वर, स्वर कितने होते हैं, कहा टोटल 13, कुल स्वर आएंगे तो 13 होते हैं, मूल रूप से 11 होते हैं, वो आगे बताएंगे भी। ठीक है, अब हमने क्या व्यंजन आपने पढ़े, क से ज्ञ तक आपने पढ़ लिया, लेकिन आपको यही पता नहीं आखिर ये स्वर है या व्यंजन है। तो याद रखना बच्चों, जो आपके क से ज्ञ तक पढ़ते हो वो व्यंजन होते हैं। इसमें इसको पहले 5 वर्ग में बांटा जाता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, इस तरह से लिखा है, देखो। ठीक है, अब देखिए उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। ये कोई नहीं पूछता क वर्ग में कौन सा आता है, च वर्ग क्या होता है, ट वर्ग क्या होता है, त वर्ग क्या होता है, प वर्ग क्या, अरे यार ये तो नॉर्मल बात है कि 5 होता है ना, क ख ग, क ख ग घ अंग, ये 5 क वर्ग में। इसी तरह से लास्ट अण, य अण, न म, ऑब्वियसली बात है, ये तो भाई बचपना है। असली चीज़ आता है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बबुआ, ये द्विगुण व्यंजन। 2 गुण दर्शाने वाले कौन से व्यंजन है बबुआ, तो याद रखना अंग और ढ, ढ, अंग और ढ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है, 4 ऑप्शन दे देंगे, कहेंगे द्विगुण व्यंजन को आप यहाँ पर बताइए, क्या क ख ग घ, क ख च छ ज झ और अण और ढ, ये दे देंगे। तो अगर जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ा, जो केवल यहाँ वर्ग में ही रह गया, उसको तो ये नहीं आ सकता, और ऐसा ही देता है पेपर, टीचर ऑब्वियसली ऐसा देगा। तो द्विगुण व्यंजन अंगों और ढ होता है, याद रखना। उसके बाद
ये तो चलो याद हो गया, दो ही थे ना, याद हो गया बचवा। अब असली चीज है अंतस्थ, ऊष्म और यह बेटा संयुक्त व्यंजन। समझ में आया? संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब जुड़ना। जब दो व्यंजन आपस में जुड़ते हैं तब जाके संयुक्त व्यंजन बनता है। समझ में आ रहा है? जब दो व्यंजन, अलग अलग व्यंजन मिलकर जुड़ते हैं, देखो जब क और श मिला तो कौन सा व्यंजन बना? छियो। क्या बना? छियो। तो और र त्र, ज और यो ज्यो, श और र श्र। ठीक, अभी और बताएंगे आपको डीपली, जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है इतनी अच्छी तरह कोई नहीं बताएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद देखो पहले अंतस्थ, अंत, अंत ध्यान हो जाओ तो य र ल वो। अंत ध्यान तुम कब होगे? जब तुम्हें प्यार होगा, लव होगा, लव। क्या होगा? लव, अंतस्थ। तो अंतर ध्यान में चले गए जब तुम्हें लव हुआ, तो य र लव हो गया लव, तो य र आगे ये लगा लिए। ठीक है, फिर आता ऊष्म। ऊष्म का मतलब हुआ बच्चों गर्म हुआ। क्या हुआ दोस्तों? गर्म हुआ। गर्म हुआ का भाई ऊष्म, श स स और ह। समझो उसको, आप बोल के देखो एक बार, उच्चारण करो तब जाके आपको समझ में आएगा। ऊष्म, क ख ग घ नॉर्मल, श श श ह। क्या आ रहा है इसमें? ऊष्म, गर्म हवा निकल रही है। लास्ट संयुक्त, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, संयुक्त व्यंजन में क्या बताना चाह रहा हूं सुन लो। ऊष्मा आता है, ये तीनों तो भैया पढ़ के जाओ, रट के जाओ या कुछ जाओ, लेकिन समझ में आना चाहिए। रटने की जरूरत क्या है सर? आपने बता दिया लव, अंतस्थ। तो अंत ध्यान में कब जाओगे? जब तुम्हें लव होगा। तो लव से पहले यर हो गया सर, उसके बाद बचे क्या? आपने कहा ऊष्म। ऊष्म के लिए गर्म हुआ, तो आपको याद होना चाहिए सॉरी, ऊष्म के लिए गर्म हुआ, सौ 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 हो, गुड बच्चों, ये होना चाहिए आपका। अच्छा, उसके बाद संयुक्त व्यंजन। अच्छा, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं सर? अब ये देखो, यहीं पर बच्चे थोड़े कंफ्यूज में आते हैं बबुआ। यहाँ पर जो है ना, आपसे पेपर क्या कहता है कि जैसे छिया है छिया, ये किस किसके मेल से बना भैया? ओहो, फंस गए भैया। एक चीज ये पूछा था कि तीन वर्णों के मेल से इनमें से कौन से, जो ये क से ज्यों तक का है ना, तीन वर्णों के मेल से कौन सा अक्षर बना, सॉरी कौन सा व्यंजन बना? मैंने कहा तीन वर्णों के, तीन वर्ण, क्या तीन वर्णों के मेल से कौन सा व्यंजन बना है? बताओ इन सब में से। फंस गए? ऑब्वियसली बात है, फंसना है। जब तक गुरुजी आपको नहीं बताएंगे आप लोग फंसोगे। तो देखो बबुआ, जेव, छिया, ये तर्रा, यज्ञ और श्र, ये जो चार है ना, ये तीन वर्णों से मिलकर बना है। अब गौ सर आप तो खाली बोले, नहीं दिखाता हूँ रीजन। ये क्या है? छिया। अब नीचे आपको दिख रहा है ना क और श, ये जो हलंत होता है ना, इसका मतलब होता है आधा। ठीक, ये आधा क है और ये पूरा सौ है। अब मैं कहूँ इसको क हलंत, अब यार ये सौ भी तो किसी से मिलकर बना ना, सौ बना है और इस तरह से हुआ। ये देखो, समझ में आया? जैसे मैंने तुम्हें यहाँ राम को तोड़ के दिखाया था, तो पहले रॉ आधा बना, फिर उसके पीछे आ लिखा है, देखो आ गया, फिर मौ, अब मौ में क्या है? ओ। इस तरह से होता है ये वर्ण। अब समझ में आया नहीं आई? अब उसके बाद देखो, आपसे पेपर में पूछा संयुक्त व्यंजन, आपने पढ़ लिए। अब पूछा जाता है छिया किस किस के मेल से बना है? तो क और सौ, छिया। ठीक है, क प्लस सौ इंपॉर्टेंट है, ये याद करो बबू, ये याद करो, आपको याद करना पड़ेगा ये। तर्र, तर्र तो आपको याद है, तो और र दिख रहा है। ग्यों, जौ प्लस यों, ग्यों कैसे याद कर सकते हो? पहली बात है ग्यों कैसे बनना है, जौ का स्वरूप बनना है तो जौ लिखो, आधा जरूर लिखना है यार, ये चीज़ें हलंत मत छोड़ना। पेपर में बेवकूफ़ बनाने के लिए टीचर ये हलंत छोड़ देगा और ऑप्शन दे देगा सीधे जौ और यों, फिर एक में हलंत दे देगा इसमें जौ में, एक में इसमें दे देगा यों में हलंत। तो याद रखना आगे वाले पे हमेशा हलंत होता है। तो जौ और यों हो गया, फिर तीसरी इसमें क्या होगा? स्र, स और र, ये भी हो गया। बस आपको याद रखना छियों, छियों आपको याद रखना है क्योंकि वहाँ थोड़ा उच्चारण में नहीं आ रहा हो, छियों। ठीक है, सौ वहाँ पे यों आ रहा है लेकिन यहाँ सौ है, तो क प्लस सौ। ठीक है, इस तरह से याद रखना। और ये भी देखना कौन सा सौ है, कन्फ्यूजन मत होना। ठीक है, हो गया। अब देखो, अब ये तो उतना उच्चारण के लिखित के आधार है, 55 है।
लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 55 है। चलो ये भी पढ़ लेते हैं भैया, ठीक है। देखो नोट है, वर्णों की गणना दो आधार पर की जाए। उच्चारण मैंने बता दिया है, ठीक हो गया। उच्चारण के आधार पर हिंदी में 47 10 स्वर प्लस 37 व्यंजन, 35 हिंदी में मूल और 2 आगत व्यंजन। देखो अब यार ये देखो मैंने छुड़वा तो दिया लेकिन गड़बड़ हो जाता। अब कहो सर गड़बड़ क्यों हो जाता, इसको उठा लो यार। ये 2 आगत व्यंजन, अब यार यही तो चीज़ करते हैं टीचर। अभी मैंने छुड़वा दिया था, तुम भी इसको छोड़ देते, लेकिन क्वेश्चन यही उठता है भाई, आगत व्यंजन कौन से हैं। ये पेपर में आया था जब मैं पेपर देने गया था ना, ये नहीं बताऊंगा कौन सा पेपर देने गया था, तो उस टाइम पर ये याद नहीं मेरे को, उस टाइम पर ये क्वेश्चन आया था कि आगत व्यंजन कौन से होते हैं। भाई मेरा दिमाग खराब, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह इसको खाली पढ़ के गया, बस मैंने देखा ही नहीं, मुझे थोड़ा ना पता है कि आएगा। उस टीचर वो बना कितना तगड़ा रहा है, पेपर देखो ना सही। तो भैया आगत व्यंजन ज और फ होता है, याद रखना। ये आंखों से मैंने ग्रीन इसीलिए करा, उसके बाद घर आके ही तुरंत ग्रीन करा कि भाई मैं बेवकूफ़ था, नहीं करा। लेकिन मैं आप लोग का हमेशा साथ दूंगा और आप लोग को आगे बढ़ाने में पूरा पूरा सहयोग करूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एकल व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। शीतल हो गया, 76 रख गया। और इसी ये क्या है, एकल व्यंजन नहीं है, संयुक्त व्यंजन है। अगर पूछा जाए ये सब एकल व्यंजन नहीं, क्यों नहीं है एकल व्यंजन, क्योंकि ये 2 व्यंजनों के मेल से बनने, हो गया। अब लेखन के आधार पर क्या है क्वेश्चन, लेखन के आधार पर हिंदी वर्णों की कुल संख्या 55 है। इनमें उन सभी पूर्ण व्यंजनों को शामिल किया जाता है जो लेखन या मुद्रण में प्रयोग, ये किसी काम का नहीं बुआ। अब है देखो, अब चीज आई स्वर। स्वर क्या होता है, देखो स्वर जो है किसी की हेल्प से, जब हम किसी की हेल्प हमें नहीं चाहिए, अब स्वर है हमें किसी की हेल्प चाहिए ही नहीं, स्वर क्या कहलाते हैं, विदाउट किसी की हेल्प के बोले जाने वाले क्या वर्ण, स्वर कहलाते हैं। तो चीज़ें है, एक वर्ण एक शब्द, ये भी कन्फ्यूजन इतने हैं ना यार इसमें हिंदी में भी, लेकिन हम इसको डाउट को पूरा करेंगे। शब्द कब बनता है, जब 2 शब्दों 2 वर्णों का मेल होता है या 2 अक्षरों का मेल होगा, ठीक, तब जाके क्या बनता है शब्द। कब, जब 2 अक्षरों का मेल होता है तब शब्द बनता है ना। वर्ण कब बनता है, जब क्या, सॉरी, स्वर और व्यंजन कब होते हैं, वर्ण जो होता है वर्ण अलग अलग होते हैं, वर्ण कभी जुड़ते नहीं है, तो बचा क्या, अब स्वर जो है वर्ण ही है ना, वो इकलौता है ना वो, तो ठीक है वही, तो ठीक है ना। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, हो गया। परंपरागत रूप से, अगर परंपरागत रूप से पूछेंगे तो तेरे इनकी क्या होती है, संख्या होती है। उच्चारण की दृष्टि से 10 होते हैं, 10 में ये सब हो गए, हो गया, समझ में आया, ठीक है। अब उसके बाद हाँ एक चीज़ आप लोग के लिए मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, मैंने लिखी है अलग से, दीर्घ स्वर, जिसको क्या 2 भागों में तोड़ा गया, मूल दीर्घ और संयुक्त, ठीक है। अब देखो पेपर में क्या पूछा गया, संयुक्त स्वर बताओ भैया। परसों पेपर में भाई बीच में मैं पेपर देने गया, वहाँ पूछा गया संयुक्त स्वर क्या होते हैं। अब मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ है, हैं अभी की बात नहीं है, वो गए 1-2 साल पहले। अब यार कन्फ्यूजन होता है नहीं होता, तो मैंने आते ही लिखा आप लोगों के लिए, मैंने कहा भैया जब पढ़ाएंगे तो उस टाइम पे ये चीज़ें चाहिए कि हमारे बच्चे जिनको हम पढ़ा रहे हैं वो गलती ना करें। तो संयुक्त स्वर, ये स्वर है, देखो बुआ ये स्वर है, व्यंजन नहीं, संयुक्त स्वर। व्यंजन तो आपको पता ही है ना, छिया तर्रा क्यों सृषि, स्वर आ गया तो क्या करोगे, कुछ ना होना चाहिए। तो यार है ए ऐ ओ औ, ये सब क्या होते हैं, संयुक्त स्वर, याद रखना। दीर्घ आ ई यू, चलो दीर्घ तो बड़ा है वो समझ में आता, लेकिन संयुक्त स्वर आएगा ना तो स्वर ए ऐ ओ औ, ठीक हो गया, ठीक है सर। अब आया चलो स्वर, अगर बात करते हैं देखो स्वर का अगर मूल रूप से कहेंगे तो क्वेश्चन पेपर में हम लोग क्या लिखेंगे 11, अगर क्वेश्चन में 10 आता है और 11 दोनों आएंगे तो आप 11 को टिक करके आना बस, ठीक है, ठीक है। स्वरों की संख्या टोटल 11 होती है। अब हम लोग को विभाजन करना है किसका, स्वरों का वर्गीकरण। अब स्वर देखो पहले हमें क्या करना है, मात्रा तथा उच्चारण के आधार पर। अब यार स्वर है,
ठीक है, स्वर में मात्राओं के आधार पर, इसी को ह्रस्व स्वर, ठीक है, मात्राओं या फिर किसके आधार पर, उच्चारण हम बोल लेना, मैंने कहा स्वरों को क्या करेंगे, बोलेंगे, ठीक है, या मात्राएं लगाएंगे उसके आधार पर, ठीक है। तो देखें, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, इसको 3 भागों में तोड़ा, ह्रस्व दीर्घ प्लुट। उच्चारण या फिर मात्राओं के आधार पर स्वरों को मैंने 3 भागों में तोड़ा गया है। वो 3 भाग कौन से हैं बताओ, एक ह्रस्व है, एक दीर्घ, एक प्लुट है, हो गया ना। अब देखो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व मतलब क्या होता है, मूल स्वर, जिनके उच्चारण करते समय क्या होता है, कम समय लगता है, ठीक है, एक मात्रा का समय लगता है। क्या कहा मैंने, जिनके उच्चारण केवल एक मात्रा का समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं, और पिछली बात है ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहलाते हैं। अब यार एक चीज बताओ, एक मात्रा किसमें, अ और छोटी ई और छोटा ऊ, हो गया, ओके सर। दीर्घ स्वर, दीर्घ का मतलब क्या होता है, जिसके उच्चारण में ह्रस्व से ज्यादा समय लगता है। अब ह्रस्व से ज्यादा समय, दीर्घ तो बड़े बड़े, तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ, अंग, अ, खत्म, ठीक है। आप इतना समझ में, आ ई ऊ जो बड़े होते हैं, पिछली बात है, जो बचे हैं वो लिख दो, ठीक है। अब अंग अह मत लिख देना, वो नहीं है, वो अयोगवाह हैं। क्या है वो, अयोगवाह। कौन, अंग और अह क्या है, अयोगवाह, हो गया, ठीक। अब देखो उसके बाद आपको प्लुत स्वर क्या होते हैं, जिनके उच्चारण करते समय दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। भाई अब दीर्घ से अधिक समय कैसे लगेगा, प्लुत स्वर क्या होते हैं, मैंने कहा जिनके उच्चारण करते समय दीर्घ से अधिक समय लगता है। यार दीर्घ और इससे कैसे अधिक समय लगेगा, तो बेटे जब हम बोलते हैं क्या, राम, क्या, राम, तो उसमें जो बीच में आता है रा म के बीच में जो लंबा स्वर आता है वही प्लुत स्वर कहलाते हैं, ठीक है। वो देखो, किसी को पुकारने या नाटक के संवादन में इसका प्रयोग कहाँ, नाटक में करा जाता है, ठीक है, रामायण महाभारत में, ओके। अच्छा, जीव के आधार पर, अब आया दूसरा, देखो जीव के आधार पर, किसके आधार पर, जीव के आधार पर। तो बच्चों जीव के आधार में क्या है, देखो जीव कहाँ लगेगी, हमारे एक आगे लगती है, महसूस करो ना खुद को, एक आगे लग गई और एक मध्य में लगी और एक पीछे, ठीक है, पीछे जो ले जाता है नीचे साइड को लगता हो, उनके उच्चारण के आधार पर स्वर की बात कर रहा हूँ। देखो अग्र, जिसमें आगे का हिस्सा टच हो, मध्य, जिसमें मध्य का हिस्सा टच हो, किसका, जीभ का, ऑब्वियसली है। पश्च, जिसमें जीभ का पश्च भाग टच हो गया ना। डेफिनेशन ईजी में समझ में आया। अगर जीभ के आधार पर कहूँ अग्र, पश्चिम, मध्य, 3 चीज़ें हो गई। अब असली चीज़ भैया इसमें यह है कि अग्र, क्या, अग्रस्वर कौन कौन से हैं, अग्रसर कौन कौन से, असली चीज है। तो बच्चा देखो आपको करना कुछ नहीं, आपको मध्य देखना है। क्या बोला मैंने कहा आपको मध्य स्वर देखना है। जब जीव के बारे में, मध्य में क्या आता है, ओ, मध्य में आता है ओ, वो चीजें आपने दिमाग में छाप लेनी कि मध्य में, अच्छा सर ने कहा था ओ आया, ओ देख ली। अब अग्र और बचा पश्चिम, ठीक। अब देखना पश्चिम में आपको थोड़ा ज्यादा लोड लेना पड़ेगा भाई, पीछे आपको ज़्यादा लोड ले सकते हो एज कम्पेयर टू आगे। आगे मतलब आप अगर बैग भी उठाते हो तो पीछे से ना लोड पीछे लोगे ना, तो आ, ऊ, ऊ, ओ, औ, आंग, ठीक है। अब देखो अगर बात करें आगे, तो आगे कम लोड, जैसे सीधी बात है ना, सीधे के लिए क्या करना है, ई ए आई, लाइन से ई ए आई, ई ए आई, ठीक। अग्र में क्या करोगे भैया, ई ए आई, हो गया अग्र वाला, हो गया, समझ गए। पश्चिम के लिए भाई, पश्चिम के लिए जोर, जोर भाई, क्या, आ, आवाज कैसे आएगी जब पीछे से कोई बॉक्सिंग मारे, आ, ऊ, ऊ, ओ, औ और आ, हो गया ना। बच्चे पीछे से मारना, पश्चिम से मारने का समझ में आना चाहिए कि ओ, आ, ऊ, ऊ, औ, आ, ये पूछा जाता है कभी कभार। आ, पश्चिम, मध्य है क्या है, तो पश्चिम, हो गया, ठीक है, हो गया। अब देखिए उसके बाद आता है विवृत संवृत, मतलब मुख द्वार के खुलने के आधार पर, ठीक है। जब हमारा मुंह खुलता है उसके आधार पर बात कर रहे हैं, तो याद रखना उसके लिए क्या होता है, विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध संवृत और संवृत। इनका मतलब समझ में आ रहा है।
विव्रत का मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख, देखो विव्रत माने ओपन, व्रत, विव्रत, व्रत बनना है तो वी माने विशाल, तो व्रत बनता है। तो व्रत बनने का मतलब जब मुंह पूरा खुलता है। तो कब खुलेगा? जब कोई बंदा आपके पीछे से बॉक्सिंग मारेगा तो आपका मुंह पूरा आ के लिए खुलता है। किसके लिए? आ के लिए खुलेगा। ठीक हो गया सर। अर्धविव्रत आधा खुला है भाई, आधा खुला है, हाफ ओपन। समृत क्लोज, समृत क्लोज और अर्ध समृत आधा क्लोज। अब देखो आधा क्लोज, आधा क्लोज, आधा क्लोज कब होगा? आपका मुंह आधा क्लोज कब होगा ये पूछना चाह रहा हूं आपसे। आप कहोगे सर आधा क्लोज होगा, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आधा क्लोज आपका मुंह कब होगा? गोलमाल फिल्म किस किसने देखी भाई? गोलमाल फिल्म में जब वो बंदा कहता है ए ओ, समझ में आया? तो आधा वही होता है, ए और ओ ही निकलता है केवल मुंह के सामने से, तो ए ओ। मैंने लिखा भी देखो गोलमाल, इस तरह से मैंने याद करता। ठीक है। अगर हाफ क्लोज मतलब अर्ध समव्रत, सम माने समान, व्रत माने बनाता है, तो श क्लोज। अब यार क्वेश्चन कैसे, जैसे वहाँ पे तो विव्रत आएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये ओपन वाला है या क्लोज वाला है? तो याद रखना विव्रत का मतलब आप विशाल से शो करना कि विशाल हो गया। विशाल का मतलब होता है ओपन। अर्ध विव्रत का मतलब हाफ ओपन। जब विव्रत आएगा विशाल आएगा तो कमर में मारोगे तो आवाज आएगी। हो गया। अर्ध विव्रत का मतलब हाफ ओपन, जब जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का दरवाजा आधा खुला होता है, मुख दरवाजा आधा खुलता है, मुख द्वार। ठीक है। वो क्या होते हैं? ए पहला अ होता है, आई, औ, आ, ये बाद में देख लेना। ठीक, रीजन बताता हूँ क्यों। फिर आता है हाफ समृत। समृत का मतलब होता है जब उच्चारण मुख द्वार आधा बंद हो। यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ खुला है। विव्रत का मतलब खुलना, आधा खुला है, लेकिन यहाँ आधा बंद है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद हो। ठीक है। बंद, समृत का मतलब बंद। तो बंद याद रखना, बंद केवल किसमें? गोलमाल फिल्म में ए ओ। हो गया। उसके बाद बता समृत। समृत का मतलब होता है क्लोज, क्योंकि विव्रत विशाल है तो बड़ा मुंह खुलेगा, यहाँ पे क्लोज मुंह, तो जिसमें मुंह का द्वारा लगभग बंद होता है। ठीक है। मुंह का द्वार लगभग बंद होता है। ई ऊ। देखो ई ऊ आ रहा ना, ऊ करो, ऊ तो आपके होंठ छोटे बन जा रहे हैं। ठीक है। बंद होने की गाय, ई उसमें भी बंद होने की गाय। अब आ कहो तो बंद हो रहा नहीं, समझ में आया? ठीक है।